अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग सारे ठीक होंगे। अच्छा देखें, कल हम पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिमिटेड कंपनी। तो हमने उसमें जो थोड़ा सा कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हमने कंपैरिजन पढ़ा था दोनों कंपनीज के बिजनेसेस हैं। सोल ट्रेडर का बिजनेस है, पार्टनरशिप का कंपनी का बिजनेस है, इसमें कंपैरिजन पढ़ा था। और हमने या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज इसके बारे में पढ़ा था। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज क्योंकि फॉर्म नहीं होती हैं अब, तो हमने उसको डिस्कस नहीं किया था। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज पढ़ी थी, उसके एडवांटेजेस पढ़े थे, डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने पढ़े थे कि कंपनी कहाँ कहाँ से फाइनेंस इकट्ठी कर सकती है। ठीक है, उसमें हमने डेट पढ़ा था और उसमें हमने इक्विटी पढ़ा था। तो डेट में हमने पढ़ा था कि डेट हमारे पास शॉर्ट टर्म डेट होता है, और दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट होता है। दो तरह के हमारे पास डेट्स होते हैं। जो शॉर्ट टर्म डेट होंगे वो पेएबल होते हैं विद इन अ ईयर, जिनको हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। और लॉन्ग टर्म डेट्स जो होते हैं वो हमारे पेएबल आफ्टर 1 ईयर होते हैं, उन्हें हम नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। जैसे कि बैंक लोन आपने ले लिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है, 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, दैट इज नोन एज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, इसी तरह डिबेंचर्स हैं और बॉन्ड्स हैं, जो आप मेच्योरिटी डेट उनकी ज़्यादा होती है, 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए इशू करते हैं, उसके अगेंस्ट कंपनी लोन ले लेती है, उनको हम डिबेंचर्स कहते हैं। ठीक है, वो भी हमारे पास डेट होते हैं। इक्विटी जो होती है, इक्विटी या कैपिटल, उसमें हमारे पास क्या होता है कि ये उसमें हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है और हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है वो तब हमारे पास इक्विटी का पार्ट होगा जब वो पे बैक नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है और वो परमानेंट हैं, फॉर एवर हैं, जब तक बिजनेस रहेगा वो कंपनी का पार्ट रहेंगे। ठीक है, कंपनी में इन्वेस्ट रहेंगे, तो इन दैट केस दैट वुड बी इक्विटी। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनकी एक मेच्योरिटी डेट आ जाती है, जैसे आप एक लोन लेते हैं और लोन की एक मेच्योरिटी डेट होती है, तो उस मेच्योरिटी डेट को आप वो वापस कर देंगे। इन दैट केस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल जो होगा वो आपकी लाइबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, वो फिर लॉन्ग टर्म डेट के अंदर आ जाएगा। फिर हमने इनमें डिफरेंसेस पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब डिविडेंड दिया जाता है तो सबसे पहले उनको टैक्स पे करने के बाद सबसे पहले डिविडेंड जो होता है वो इनको मिलता है, प्रेफरेंस को। ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनरी को, शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो जो हमारे पास इसी तरह वोटिंग राइट्स जो होते हैं, जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है, जबकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का फिक्स नहीं होता। वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो हमारे पास जो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, नो वोटिंग राइट। जबकि जो हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं इनके पास वोटिंग राइट होता है। ये वोट कास्ट करते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज पे मीटिंग्स में। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास जब वाइंड अप होते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है वो जब बिजनेस के एसेट सेल किए जाते हैं, एसेट सेल करने के बाद सबसे पहले लाइबिलिटीज पे की जाती हैं। उसके बाद जो पेमेंट होती है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होती है। ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगी एंड पे, अगर कुछ बचेगा तो। ठीक है, अच्छा, इसलिए ये सिक्योर होते हैं, इनको रिटर्न भी फिक्स मिल रहा होता है, और उसके बाद जब पेमेंट मिलनी है तो वो भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले मिलनी है, इसलिए इनको फिर वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो उसमें दो टाइप्स होती हैं, क्यूमुलेटिव होती हैं और नॉन क्यूमुलेटिव होती हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का मतलब ये होता है कि ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं कि अगर 1 साल कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो नेक्स्ट ईयर में अगर डिविडेंड देगी तो पिछले साल का भी डिविडेंड इनको पे किया जाएगा। जबकि जो ऑर्डिनरी ये जो नॉन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, इसमें ये होता है कि अगर 1 साल डिविडेंड नहीं दिया गया और सब्सिक्वेंट ईयर में डिविडेंड दिया जाता है, तो लास्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड होगा वो इनको नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ करंट ईयर का डिविडेंड मिलेगा। दिस दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका वो पूछ लें।
अच्छा, ये है मुस्कान, परपेचुअल सक्सेशन और सीक्रेसी बता दें अगेन। अच्छा, परपेचुअल सक्सेशन जो होता है ना, वो ये होता है कि सक्सेशन का मतलब होता है कि आप एक से दूसरे तक मुंतकिल हो जाना बिजनेस, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी जैसे होती है, फादर की प्रॉपर्टी जो है वो बच्चों के नाम ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह जो बिजनेसेस होते हैं ना, उनमें जो कंपनी होती है उसमें परपेचुअल सक्सेशन होती है कि अगर एक शेयर होल्डर जो है वो, उसकी अगर डेथ हो गई है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस आपका कंटिन्यू ना रहे, वो ख़त्म हो जाए। कंपनी ख़त्म नहीं होती। क्यों शेयर ट्रांसफ़र किसी और के नाम हो जाते हैं, कंपनी अपना काम जारी रखती है, कंपनी जो है वो बंद नहीं होती। जबकि पार्टनरशिप में ये होता है कि अगर एक पर्सन की डेथ हो गई है पार्टनर की, तो बाकी पर जो पार्टनरशिप है वो आपकी डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है न्यू पार्टनर्स के दरमियान, ठीक है। तो वो उसमें परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती। कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होती है कि मतलब कंटिन्यू रहती है, बिजनेस खत्म नहीं होता किसी पार्टनर के, किसी शेयर होल्डर के, सॉरी, डेथ हो जाने से या उसके बिजनेस को छोड़ के चले जाने से। सीक्रेसी का ये होता है कि देखें, कंपनी जो होती है ना, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे इनकम स्टेटमेंट हो गई और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, वो उन्हें पब्लिक करना पड़ती है, शेयर होल्डर्स को देना पड़ती है, ठीक है। अब वो जब पब्लिश होती हैं तो उसका मतलब ये है कि कंपनी के कितने रेवेन्यूज हैं, कंपनी की कितनी कॉस्ट हैं, कितने सारी चीजें हैं, वो सारी डिटेल वो उनको देनी पड़ती है। तो वो उस तरह की सीक्रेसी नहीं होती। अब जबकि आप सोल ट्रेडर में देखें तो वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है, या पार्टनरशिप के लिए, कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करे, ठीक है। हो गया। इसलिए सीक्रेसी जो होती है कंपनी में ज़रा कम होती है, ठीक है। पार्टनरशिप में ज़रा उससे ज़्यादा सीक्रेसी होती है, क्योंकि पार्टनर्स के दरमियान बात रहती है। जबकि जो सोल ट्रेडरशिप है उसमें सीक्रेसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। उसके बाद अब्बास रजा, आपका क्वेश्चन है, सर क्या शेयर्स कंपनी की प्रॉपर्टी के हिसाब से इशू होते हैं? देखें, शेयर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली वो पहले, सबसे पहले तो उनको ना जाके आपको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से जो है वो आपको अप्रूव करवाना पड़ता है कि आप कितने शेयर इशू कर सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक को सेल करके कितना कैपिटल रेज कर सकते हैं। वो आज हम पढ़ेंगे। वो उसके अकॉर्डिंगली होता है कि मैक्सिमम कितने आप अमाउंट जो है वो गैदर कर सकते हैं, अवाम से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो है को परमिशन जो है वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कितनी मिलेगी, SCCP से, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। और शेयर्स वैसे भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंपनीज इशू करती हैं। उसमें उन्हें देखना पड़ता है कि उनकी बिजनेस के लिए कितना पैसा फाइनेंस चाहिए और कितने रेट पे उन्होंने इशू करना है, वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली होती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा देखें, शेयर्स को कैसे इशू करना है, उनको ट्रीट कैसे करना है बुक्स में, वो अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं उसके हिसाब से ना, जो क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। जी उजाला, आप क्वेश्चन टाइप करें। अच्छा देखें, उजाला, आपका क्वेश्चन है कि जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वो हम प्रीवियस ईयर का क्यों उसमें डिविडेंड उसको पे नहीं करते। उसकी रीज़न ये होती है कि नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि शेयर के नेम के साथ ये इसलिए लिखा जाता है। क्यूमुलेट का मतलब होता है टोटल, टोटल मतलब पुरानी वैल्यू अगर है तो वो भी उसमें ऐड होगी। तो नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि ये ऐसे शेयर्स हैं, अगर एक दफ़ा इनको डिविडेंड नहीं मिला तो सब्सिक्वेंट में ईयर में जब डिविडेंड मिलेगा तो पुराना जो होगा वो नहीं मिलेगा। ये उसके ऊपर लिखा होता है, जो आप शेयर्स इशू होते हैं, सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये उसके अकॉर्डिंगली होता है।
इसलिए उनको डिविडेंड नहीं दिया जाता पुराना पिछले साल का, जो करंट ईयर का डिविडेंड दिया जाएगा सिर्फ। अच्छा इसमें हमारे पास जो है अब हमारे पास ये है कि हम अगर देखते हैं ना कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें हम क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको देख लेते हैं, उनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक हो गया। अच्छा देखें, हमारे पास ना फॉर एग्जांपल हम ये करते हैं कि हम कुछ डाटा ज्यूम कर लेते हैं, डाटा ज्यूम करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो हमारे पास हैं, फॉर एग्जांपल 30,000 शेयर्स हैं, ठीक हो गया। और आपके जो इसकी नॉमिनल प्राइस है, ऑर्डिनरी प्राइस है जिसे हम कहते हैं, वो $1 ईच है। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू इनकी $30,000 हो जाएगी, ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। 30,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय $1 ईच, तो वो 30,000 हो जाएगी। और उसके बाद हम ये करते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये हमारे पास कितने हैं प्रेफरेंस शेयर्स में। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो हमारे पास गिवन है $120,000, सॉरी हम कर लेते हैं इसको ज्यूम, 12,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ $1 ईच। टोटल उनकी वैल्यू कितनी आ गई, आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 12,000 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ देखें हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया कि यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, इनके साथ ना रेट भी लिखा होता है कि डिविडेंड रेट लिखा होता है कि डिविडेंड आपने कितना देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनके साथ हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो रेट है वो 8% पर एनम, ये इनका रेट है, इस रेट पे इनको डिविडेंड पे करना है। तो आपको मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि आप इनके ना देखें कि आपके पास ईयर 1 है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 इयर्स आगे हम डाटा ज्यूम करते हैं इनका। ये जो 3 साल थे ना, इन 3 सालों में ये हुआ कि हमारे पास ना जो कैपिटल बचा हमारे पास प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स, यानी कि जो कंपनी का जो टैक्स होता है उसको पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो कितना है। अब ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये डिवाइड होना होता है शेयर होल्डर्स के दरमियान, ठीक है। अब इसको प्रॉफिट को हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो सपोज करते हैं हमारे पास जो प्रॉफिट है वो $700 यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट का जो है वो प्रॉफिट आ गया सेकेंड ईयर में $900 का प्रॉफिट आया, और थर्ड में हमारे पास $1,500 का प्रॉफिट आया। ये 3 साल का हमने प्रॉफिट एज्यूम किया, ये सारे फिगर्स एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आप क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड निकालते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकालेंगे, देखें आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हमने अज्यूम किए हैं उनकी वैल्यू जो हमने अज्यूम की है वो 100 एंड सॉरी वो है $12,000 की, ठीक है। वो कितने हैं, $12,000 की। अब ये $12,000 पे हमने 8% अज्यूम करना है, हमारे पास 8% कितना आता है, 8% जब हम इस पे प्रेफरेंस डिविडेंड जो होंगे उसका 8% लें तो हमारे पास कितना आएगा, वो कैलकुलेशन करें ज़रा।
हाँ जी, कैलकुलेशन करें, ये कितना आएगा 12,000 का 8%। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा देखें, हमने एज्यूम कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे थे कि हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बनेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे पास, हमने वैल्यू प्रेफरेंस डिविडेंड है $12,000 के। इसका 8% हम लेंगे तो इट वुड बिकम $960 पर एनम। इतना हमने डिविडेंड देना, ठीक है। अब देखें, जो पहला साल है उसमें प्रॉफिट ही हमारे पास कितना आ रहा है, सिर्फ 700 आ रहा है, जबकि हमने डिविडेंड कितना देना है, 960 का। हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास ये जो शेयर्स हैं ना, ये हैं नॉन क्यूमुलेटिव। ये क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव। जो नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स हैं उसके मुताबिक हमने टोटल डिविडेंड देना है इनको 960 का। तो आउट ऑफ 960 हम कितना पेमेंट कर सकते हैं, हमने जो पेमेंट की है वो मैक्सिमम 700 का डिविडेंड दे सकते हैं। तो हम इसको 960 का डिविडेंड देने की बजाय जो हमारे पास प्रॉफिट होगा, कंपनी वो वही डिविडेंड इशू कर देगी। तो डिविडेंड, वो मैक्सिमम जो डिविडेंड दे सकती है कंपनी, वो दे सकती है 700 का। इसका मतलब है जो रिमेनिंग जीरो बच जाएगा, ये क्या होगा, ये आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, जो प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, इसको हम कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अच्छा, आप लोगों को अब देखें, यहाँ तक क्लियर है। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ डिविडेंड उतना देना है जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। जो बाकी है, अब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए जीरो बच गया। इसका मतलब है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को आप इसमें से कोई डिविडेंड नहीं देंगे। नेक्स्ट ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर में क्या हुआ कि सब्सिक्वेंट ईयर में अगेन आपका सेकेंड ईयर में भी जो आपका प्रॉफिट बनेगा वो 960 का बनेगा। ठीक है, आउट ऑफ 960 आपने क्या किया है, आपके पास जो प्रॉफिट्स हैं वो 900 के हैं, तो आप मैक्सिमम 900 डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देंगे, क्योंकि आपने उनको गारंटी दी होती है कि उनको आपने पहले डिविडेंड देना है। ठीक है, लेकिन क्योंकि नेचर क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव है। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है कि पुराने साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अब इनको क्या करेंगे, आप यहाँ पर इनको जीरो
ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए बच जाएगा। पुराना कोई भी डिविडेंड आप अगले थर्ड ईयर में नहीं देंगे। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ कि आपके पास अगेंस्ट डिविडेंड जो बनेगा वो 960 बना, लेकिन थर्ड ईयर में जो प्रॉफिट है वो आपके पास कितने बचे हैं 1500 के। 1500 में से यू कैन पे कंप्लीट डिविडेंड 960। अब आपके पास जो डिविडेंड बच जाएगा वो अमाउंट बच जाती है, वो कितनी अमाउंट बचेगी जो डिविडेंड पे करने के बाद, ठीक है। अब आपका जो डिविडेंड है वो कितना बना है थर्ड ईयर में, वो आपका बना है 960। तो 540 दिस वुड बी अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, दिस वुड बी अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब ये तो हो गया नॉन क्यूमुलेटिव वाला केस। अगर हम यहाँ पर ना अज्यूम करते हैं कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डिविडेंड फॉर द क्यूमुलेटिव ऑर्डिनरी शेयर्स, आप क्यूमुलेटिव के लिए कैसे कैलकुलेशंस करेंगे वो देखें। वी अज्यूम, assumption क्या है, assumption is that preference shares are cumulative, ठीक है। कौन सी नेचर है उनकी, क्यूमुलेटिव है। ईयर वन में कितना डिविडेंड बनेगा, ईयर टू में कितना बनेगा, ईयर थ्री में कितना बनेगा, वो देखें 3 साल का हम यहाँ पर डिविडेंड बना लेते हैं। हम डेटा ऊपर वाले ही अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर भी उसी को यूज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास क्यूमुलेटिव नेचर हो तो फिर क्या करेंगे। अब देखें जो प्रॉफिट्स है ना वो सेम रहेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो आपका कितना आ गया, वो आपका 700 है ईयर वन में, आपका 900 है ईयर टू में, और आपके पास 1500 है ईयर थ्री में। 3 साल का आपका प्रॉफिट है। जो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है वो आपका कितना है, प्रेफरेंस डिविडेंड वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट अबव, कि वो आपका बनता है 12,000 का 8%, दैट बिकम्स $960 पर एनम। हर साल आपने ये देना। अब ये देखें जब आप डिविडेंड देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ से देंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, लेस इसमें से डिडक्ट कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उसमें हमने अज्यूम किया है क्या, अब उसकी नेचर क्यूमुलेटिव की है। तो पहले साल का जो डिविडेंड बनता है वो टोटल बनता है 960, ठीक है। ये आपका बनता है ईयर वन के लिए। तो आपने उसमें से मैक्सिमम जो पे कर सकते हैं वो 700 पे कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो 700 पे कर देंगे तो आपके पास जो प्रॉफिट फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आ जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वो आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। लेकिन अब देखें आपने 960 पे करना था बट यू पेड ओनली 700, तो आपके पास कितना 260 जो है वो आपका रिमेनिंग रह गया। ये आपका बैलेंस है जो आपने पे करना है नेक्स्ट ईयर में, ठीक हो गया। इसको क्या करना है आपने नेक्स्ट ईयर में पे करना है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने जस्ट पे किया। टोटल डिविडेंड बनता था 960, आउट ऑफ दिस यू ओनली पेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इन ईयर वन 700, रिमेनिंग 260 इज योर ड्यू बैलेंस, ठीक है। ये आपने फॉलोइंग सब्सिक्वेंट ईयर में देना है। अब सब्सिक्वेंट ईयर में ईयर टू में क्या हुआ, अगेन ईयर टू में जो डिविडेंड आएगा वो 960 ही आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन सेम रहेगी। लेकिन आपके पास सेकेंड ईयर में जो मैक्सिमम लिमिट है, आपके पास प्रॉफिट है 900 के, तो आप ये सारे का सारा प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे। इसका मतलब है कि 900 सेकेंड ईयर में भी आपने पे कर दिया और आपके पास कितना बैलेंस बच गया, $40 का, $60 का आपके पास क्या बच गया बैलेंस, आपने जो पे करना है 60। ये आपका अगेन रिमेनिंग हो गया जो आपने उससे सब्सिक्वेंट ईयर में पे करना है, ठीक हो गया। अब देखें आपके पास जो टोटल बन गया 2 साल में जो आपका ड्यू है, एक तो 260 फॉर ईयर वन है, 60 फॉर ईयर टू है,
और थर्ड ईयर में जब आप पेमेंट करने के लिए गए तो आपने थर्ड ईयर में ईयर 3 में आपने कैलकुलेशन की तो आपके पास जो डिविडेंड निकला है वो निकलता है 960 पर एनम। ठीक हो गया। लेकिन इसमें क्या है, पिछले साल का डिविडेंड भी है, ये दोनों डिविडेंड भी आप इसमें ऐड कर देंगे कि ये भी पे करने हैं। ठीक है, तो वो आपके 260 वो पे करना है प्लस 60 ये पे करना है, तो टोटल आपका कितना बन गया, टोटल आपके पास 960 का एक बैलेंस है, प्लस आपने इसमें ऐड करना है 260 जो फर्स्ट ईयर का भी बच गया था और 60 सब्सिक्वेंट सेकंड ईयर का। तो टोटल आपने पेमेंट जो करनी है वो आपने करनी है 1280। ठीक है, ये आपने पेमेंट करनी है। लेकिन इसमें से आप देखें 1500 आपका टोटल डिविडेंड प्रॉफिट है, जारी बात है उसमें से आप 1280 पे कर सकते हैं, तो आप 1280 पे कर देंगे। ठीक है, जब आप 1280 पे कर देंगे तो रिमेनिंग आपके पास कितना आ जाएगा, 1500 माइनस 1280। ठीक है, तो वो आपके पास 220 का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब ये बैलेंस क्या है शेयर होल्डर के लिए, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अब थर्ड ईयर में आपने क्या किया, 1280 का डिविडेंड था, 1280 पे कर दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया, जीरो। अब रिमेनिंग में कुछ नहीं है, थर्ड ईयर पुराना कोई बैलेंस नहीं है। तो क्यूमुलेटिव जो शेयर्स होते हैं, क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर्स, उनको आप क्या करते हैं कि आपने प्रीवियस ईयर का जो भी ईयर में डिविडेंड होगा यू विल हैव टू पे। ठीक है, ये जो रिमेनिंग है इसको आप एरियर भी लिख सकते हैं या आउटस्टैंडिंग डिविडेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड ईयर में एरियर में जीरो हो गया। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट ईयर में जब भी आपके प्रॉफिट्स होंगे 960 से ज्यादा, आप उसका डिविडेंड पहले 960 देंगे, रिमेनिंग विल बी शेयर्ड टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ये क्लियर है, इज दैट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द और क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? ओके, वेरी गुड मुस्कान, आपकी कैलकुलेशंस ठीक हैं, ठीक हो गया। ओके, सबको क्लियर है ये? अच्छा देखें, उसके आगे ये तो हमारे पास आगे कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है, क्यूमुलेटिव की, नॉन क्यूमुलेटिव की। ठीक हो गया, अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब बात जो शेयर कैपिटल होता है ना, आपने क्वेश्चन किया कि ऑर्डिनरी शेयर्स और शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली जो शेयर कैपिटल है ना, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का जो इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में, उसी को शेयर कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ना जो इक्विटी भी इसी को ही कहते हैं, और अगर आपके पास ऐसा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं वो आपके परमानेंट हैं बिजनेस में, मतलब वो उनकी कोई डेट नहीं गिवन कि उन्होंने पैसे कब आपने उनको वापस करने हैं बिजनेस ने, तो वो भी इक्विटी का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर शेयर कैपिटल लिखा हुआ है तो शेयर कैपिटल का मतलब ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ही होता है। ठीक है, अब देखें उसके बाद ना हमारे पास आता है कि फॉर्म्स ऑफ कैपिटल कौन कौन सी हैं, वो हम देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ा था, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ना फॉर्म्स ऑफ कैपिटल कौन कौन सी हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में जो पहले फॉर्म होती है ना, वो हमारे पास आते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल बेसिकली मैक्सिमम कैपिटल होता है। ठीक है, दैट अ कंपनी कैन इशू और
रेज, एक कंपनी मैक्सिमम कितना कैपिटल इकट्ठा कर सकती है, रेज कर सकती है, दैट इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। ओके, ठीक है। अब ये कौन लिमिट देगा, ये आपके पास, ये जो आप किसी भी कंट्री के अंदर चले जाएं तो उस कंट्री के अंदर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज होती हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज का मतलब ये होता है कि वो अथॉरिटी जो कंपनीज को ये ग्रांट करती है उसके डील करती है। पाकिस्तान में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो इसको डील करता है। तो कंपनी मैक्सिमम शेयर जो इशू करके कितना कैपिटल इकट्ठा कर सकती है वो एससीसीपी ही इनमें पाकिस्तान में बताती है, ठीक है। इससे ज्यादा कैपिटल रेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद ऑथराइज कैपिटल में से ना क्या किया जाता है, पब्लिक को ऑफर दी जाती है। इश्यूड कैपिटल एक होता है। इश्यूड कैपिटल का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, जो ऑथराइज्ड कैपिटल है ना, वो आप क्या करते हैं, इशू फॉर सब्सक्रिप्शन करते हैं। इशू फॉर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, आपके पास जो होता है ना, जो ऑथराइज कैपिटल होता है उसमें का एक पार्ट जो होता है ना, आप जरूरी नहीं है, जैसे आपको ना एससीसीपी ने कहा कि आप ना 100,000 शेयर्स जो हैं वो इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये उबर, मैं कहता हूँ कि जो ऑथराइज्ड उन्होंने किया है ना, वो कहा, उन्होंने कहा जी आप 100,000 शेयर्स जो हैं वो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, आप इशू कर सकते हैं और इसकी प्राइस जो है वो एट द रेट ऑफ $1 ईच कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है कि आपने इतने शेयर्स इशू करने। अब ये जो 100,000 शेयर्स हैं, अब मैनेजमेंट डिसाइड करती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, कि हमने अब इनमें से मैनेजमेंट जो कंपनी फॉर्म कर रहे होते हैं लोग, वो डिसाइड करते हैं कि इनमें से कितने शेयर्स हमने इशू करने हैं, पब्लिक को सेल करने हैं। इन सिंपल वर्ड्स के पब्लिक को कितने शेयर सेल करने हैं। अब शेयर जब करने हैं तो उससे पहले आप क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑफर करते हैं। आप क्या करते हैं, ऑफर करते हैं पब्लिक को। तो आप ये जो होता है इशूड कैपिटल, इसका मतलब है इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि लोगों को आपने इशू किए हैं, कि उनसे पैसे लेने हैं आपने, पब्लिक, जनरल पब्लिक से, ठीक है। उसके बाद जो आपका इश्यूड कैपिटल होता है, इसमें से कुछ पार्ट लोग क्या करते हैं, फिर इसके अगेंस्ट एप्लीकेशंस देते हैं। जब आप इशू करते हैं, आप इशू कैसे करेंगे, आपने समटाइम्स देखा होगा, अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपको डिफरेंट ईमेल्स भेजते रहते हैं। इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन आपने इसको कैसे कर सकते हैं, वाया आप कर सकते हैं न्यूज़पेपर कर सकते हैं, ठीक है। आप टीवी में भी एड, कंपनीज होती हैं, उन्होंने जब शेयर्स इशू करने होते हैं तो वो अपने बैंक को ये कहते हैं कि ये हम शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं, आपके पास जो आपके अकाउंट होल्डर्स हैं उनको ईमेल कर दें, हमारी ऑफर भेज दें, ताकि अकाउंट होल्डर्स क्या है, वहां से बैंक से पैसा ट्रांसफर कर दें जब उन्होंने एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन में से क्या करते हैं कंपनी, कुछ शेयर्स जो होता है वो उसमें से उसको बुला लिया जाता है कि आप हमें पेमेंट कर दें, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखें, आपने शेयर्स इशू किए, आपने 1 लाख में से आपने 60,000 शेयर्स जो हैं वो इशू कर दिए, पब्लिक को ऑफर किए। इन अदर वर्ड्स क्या किया आपने, ऑफर कर दिए। तो ये जो ऑफर होती है ना, इसको कहते हैं ये आपने इशू किए। अब जो ऑफर है उसमें से आप अब क्या करेंगे, आपके पास एप्लीकेशंस आ गई, आपने अमाउंट कॉल, अब आप क्या करते हैं, एप्लीकेशंस आई, एप्लीकेशन के अगेंस्ट आप क्या करते हैं, लोगों को कहते हैं जी पेमेंट करें। जब लोग पेमेंट करेंगे तो उसमें आपके पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये 60,000 है, 60,000 में से आप कहते हैं कि जो लोग हैं ना, वो सारे 60,000 ने एप्लीकेशन दी है, 60,000 से पैसे नहीं लेने। अब आप ऐसा कर लें कि हम इनमें से ना कुछ से पैसे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 40,000 से पैसे ले लेते हैं। अब ये भी हो सकता है कि आप 40,000 से पैसे ले लें, 20,000 को होल्ड कर लें, या ये हो सकता है कि आपने $1 लेना है, अगर सबसे 60,000 से, तो आप $1 की बजाय आप
60 पेनीज ले लें, वो हर एक से ले लें, ठीक है। तो आप जितने को कॉल करेंगे, ठीक है, वो उसको कहते हैं कि ये दिस इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। ये क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल। नॉर्मली आपकी कैलकुलेशंस के लिए ना ये सेम ही होता है नॉर्मली, इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये जो कॉल्ड अप कैपिटल होता है ना, अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल 60,000 में से आपने क्या किया, इनको कहा है कि आपने कॉल्ड फॉर मेकिंग पेमेंट, ठीक है। अब आपने इनको क्या कहा है जी, हमें पेमेंट करें, आस्क टू मेक पेमेंट, कि आप पेमेंट कर दें। फॉर एग्जांपल जो पेमेंट के लिए आपने लोगों को कहा है, वो आपने कहा है कि $45,000 जो हैं, इतने जो शेयर्स हैं ये पेमेंट कर दें, इतने डॉलर्स की पेमेंट कर दें, ठीक है। वो जब पेमेंट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये जो इशूड कैपिटल का पार्ट होता है, जो 15,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, आपने ये जो शेयर्स इशू किए हैं, ये आपने फॉर एग्जांपल ऊपर एट द रेट ऑफ $1 ईच किए हैं, ठीक है। तो 60,000 का बनता है, आपने कैपिटल कितने का इशू किया? $60,000 का। उसमें से आपने जो कॉल कर लिया वो आपने किया 45,000, तो रिमेनिंग जो होगा वो किधर जाएगा? रिमेनिंग अनकॉल्ड कैपिटल है। रिमेनिंग क्या है? वो आपका अनकॉल्ड कैपिटल है। वो उसको मैं इधर शो कर देता हूँ। जो इनका डिफरेंस है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। इसको आपने अभी कहा ही नहीं है $15,000 के जो डिफरेंस है कि आप पेमेंट करें। $60,000 के शेयर्स इशू किए, उसमें से आपने $45,000 ले लिए, रिमेनिंग 15,000 अभी तक आपने नहीं लिए। जी उजाला, क्या क्वेश्चन है आपका? फातिमा शाहिद, आपका जो क्वेश्चन है, आपने कहा इन नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स वी डोंट हैव टू पे द रिमेनिंग अमाउंट। यस यू आर राइट कि हम उसमें रिमेनिंग जो डिविडेंड है ना लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, वो पे नहीं करते, ठीक है, एरियर में। जबकि क्यूमुलेटिव में हम करते हैं, एरियर का डिविडेंड भी पे करते हैं। अगर पिछले साल हमने पे नहीं किया तो वो डिविडेंड भी हम पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है इसको हम कहते हैं कि हमारे पास 15,000 का। अच्छा, जो ऑथोराइज्ड शेयर्स और इशूड शेयर कैपिटल है ना, इसके दरमियान जो डिफरेंस है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल हमारे पास बनता है $100,000 का। अब इसमें इन दोनों में, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल में और इशूड कैपिटल में, इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस है 40,000 का। ये 40,000 का जो डिफरेंस आ रहा है ये अनइशूड कैपिटल है, कि अभी आपने ये इशू नहीं किया, फ्यूचर में आप जाके जब जरूरत पड़ेगी तब इशू करेंगे। वो कितना बनता है? वो बनता है हमारे पास 100,000 के शेयर्स थे, उसमें से इशू किए आपने 60,000, तो $40,000 के शेयर्स आपके पास, वो आपके पास आ गए हैं अनइशूड। ये फ्यूचर में इशू होंगे, इसको हम अगले चैप्टर्स में आगे फर्दर पढ़ेंगे कि ये कैसे इशू होने हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल जो होगा वो हमारे पास है $15,000 का, वो भी हमने लिख लिया। अच्छा, अब जो हमारे पास आगे फर्दर चीज है वो है कि जिनको कॉल करते हैं वो हम, कंपनी कहती है कि जी पेमेंट कर दें। फॉर एग्जांपल आप कंपनी के मैनेजर हैं, कुछ आपने लोगों को इंटीमेट किया, मेल कर, ईमेल कर दी, या आपने लेटर लिख दिया कि आप लोग हमें पेमेंट कर दें $45,000, ठीक है। अब उनमें से कुछ लोग जो होंगे वो पे कर देंगे, कुछ लोग कहेंगे जी अभी हमने नहीं पे करना, ठीक है। जो लोग पे कर देंगे उन्हें कहेंगे दिस इज पेड अप कैपिटल, दिस इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल आपने $45,000 जो थे वो कॉल किए थे कि पेमेंट कर दें। अब उसमें से आपके पास जो पेमेंट आई है, फॉर एग्जाम्पल वो आई है $40,000, वो आपके पास पेमेंट आ गई, दिस इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। अब जिन्होंने नहीं पेमेंट की वो आपके पास आते हैं कॉल्स इन एरियर के केस में। कॉल्स इन एरियर मतलब अभी इन्होंने पैसे नहीं दिए। तो कितने लोग हैं? आपने $45,000 जो थे उनको कॉल की, उनमें से यू गॉट ओनली
40,000, तो रिमेनिंग $5,000 ये आपके पास कॉल्स इन एरियर, दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। ठीक है, इसको आप अनपेड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, पेड अप कैपिटल, अनपेड कैपिटल और कॉल्स इन एरियर। शेयर्स क्लियर हैं यहाँ तक कि आपके कैपिटल के फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, उजाला आपका क्वेश्चन है कि क्या कॉल्ड अप कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। हाँ, उसमें देखें जो पेड अप कैपिटल है ना, अल्टीमेटली अगर सारे डिफरेंट हैं कि ऑथराइज कैपिटल डिफरेंट है, इशूड कैपिटल डिफरेंट है, कॉल्ड अप कैपिटल डिफरेंट है और पेड अप कैपिटल डिफरेंट है, तो जो फाइनली जो पेड अप कैपिटल है जिनसे अमाउंट ली होती है उसको आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करते हैं, बाकियों को जस्ट आप शो करते हैं। ठीक है, बाकी जो जितनी भी होंगी अमाउंट ऑथराइज कैपिटल उसको जस्ट आप शो करके उसको काउंट नहीं करते। ठीक है, इसी तरह इशूड और कॉल्ड अप। अब होता ही है कि नॉर्मली अब जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इशूड, कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल एक ही बता देता है। ठीक है, मुस्कान क्लियर है? ओके, उजाला क्लियर है ये? अब्बास रजा सर, पेड अप कैपिटल विल बी पार्ट ऑफ कैपिटल। हाँ, ये मैं अभी आपको आगे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे ना उसमें बनाएंगे ये सारी चीजें। देखें, अब जब आपने ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाना है ना, देखें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जब हम जाते हैं ना इक्विटी के पार्ट में, ठीक है, तो इक्विटी के पार्ट में जो हमारे पास शेयर कैपिटल होता है ना वो हम शो करेंगे, जो ऑथोराइज्ड है उसको हम खाली मेमोरेंडम के लिए शो कर देते हैं कि ये ऑथराइज्ड है। फॉर एग्जाम्पल वो बनता है $100,000 का, वो हम शो कर देंगे और उसके नीचे लाइन लगा देते हैं कि ये काउंट नहीं होता। ठीक है, इसी तरह जो पेड अप है सारी चीजें वो जितनी ऊपर हैं, आपका इशूड कैपिटल है और कॉल्ड अप कैपिटल है वो भी आप शो कर देते हैं यहाँ पर ना, अगर शो करना चाहें इशूड कैपिटल, उसमें कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। एक्चुअल जो होता है ना वो पेड अप कैपिटल ही होता है जो लोगों ने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की होती है बिजनेस में। एप्लीकेशन तो बहुत सारे लोग दे देते होंगे, उनमें से हो सकता है कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जब उन्होंने एप्लीकेशन दी, लेकिन जब शेयर्स अलॉट हुए तो उनके पास पैसा नहीं था, तो डेफिनेटली दे विल नॉट बी एबल टू बाय, तो फिर वो हम उनको तो शेयर होल्डर कंसीडर नहीं करेंगे ना। ठीक है, जैसे यहाँ पर है इशूड कैपिटल है 60,000 का और आपने इसके नीचे भी लाइन लगा लेनी, कॉल्ड अप कैपिटल था 45,000 का, इसके भी नीचे लाइन लगा लेनी है, और असल में आपका जो आपने रिसीव किया है पेड अप कैपिटल वो 40,000 है, ये आपने शो करना होता है, ये कैलकुलेशन में आ रहा होता है कैपिटल। ठीक है, बाकी चीजें कैलकुलेशन में नहीं आएंगी जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। ओके, अब बात क्लियर है ये? ठीक हो गया। अल्टीमेटली आपने जो पेड अप कैपिटल होता है उसको शो करना होता है। ठीक है, अब देखें जब और चीज़ें कुछ हैं वो आपने देखनी है कि आपने क्या क्या ट्रीटमेंट करनी है वहाँ पर ना। अब जो हमारे पास ना डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर सैलरी, ठीक है, जो डायरेक्टर सैलरीज होती हैं ना इनको हम ट्रीट करेंगे एज एन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट, ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, एंड डेबिटेड टू, आप इसे ये भी लिख सकते हैं डेबिटेड टू
इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। आप उनको डेबिट भी, ये भी कह सकते हैं कि दे आर डेबिटेड टू द इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होते हैं ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है जो सेकंड नंबर पे जो हमारे पास ऑडिटर्स होते हैं। ऑडिटर्स कौन से लोग होते हैं वो भी आपको बताता हूँ। ऑडिटर्स सैलरीज रेम्यूनरेशन, ठीक है। ऑडिटर्स की जो कॉस्ट होती है ये भी आपके पास ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस ट्रीट होती है। इसको भी आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही ट्रीट कर रहे होते हैं। आपके पास जो डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन होती है, और ये भी आपके पास क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। ऑडिटर्स होते कौन से हैं, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बन जाती हैं तो कुछ कंपनीज के लिए लीगली ये ज़रूरी होता है, जैसे लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज होती हैं या पब्लिक कंपनीज होती हैं, उनके लिए ये कंपलसरी होता है कि वो अपने अकाउंट्स को जो है वो वेरीफाई करवाएं, ठीक है, कि क्या उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं कि नहीं किए, क्या उन्होंने की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह हैं उनको उन्होंने अप्लाई किया है या नहीं किया, क्या जो लोकल लॉज हैं जो जैसे पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट है उसके मुताबिक क्या अकाउंट्स बने हैं, कोई उसमें फॉलो किए गया है उसको या नहीं, ठीक है। जो ये चीजें होती हैं ना, इनको जो अप्रूव करता है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग होते हैं वो तो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वो किसी भी शेप में है, चाहे आपके वो इंटरनल ऑडिटर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज हैं। तो उन पे इन्फ्लुएंस होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको क्या है कि रिजल्ट अपनी मर्जी के बनवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपॉइंट करते हैं एक्सटर्नल पर्सन को। एक्सटर्नल पर्सन क्या आता है, वो आके वो सारा कुछ चेक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं हो रहे, जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा अकाउंट्स वगैरह में। तो वो सारे आके, जब ये ऑडिट का आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें सारी डिटेल से चीजें आती हैं। तो वो जो ऑडिटर्स होते हैं उनको जो भी रिम्यूनरेशन वगैरह दी जाती है वो आपने रिम्यूनरेशन देनी है, वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है, ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास ना जो इंटरेस्ट होगा ना ऑन लोन्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, वो आपके पास फाइनेंस कॉस्ट होगी। तो आपके पास क्या होगी, फाइनेंस कॉस्ट होगी। उसको आप लिखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या होगा ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। ये तीन चीजें, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का अच्छा, इसमें ना टैक्स भी होता है, जो आपके पास जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर ना जो टैक्स भी होता है, तो वो जो इनकम टैक्स होगा यहाँ पर उसको भी हम कंसीडर करेंगे। उसकी कैलकुलेशन भी अभी क्वेश्चंस हम करेंगे उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो उसको भी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिडक्ट किया जाता है, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। जो प्रॉफिट होगा ना आफ्टर इंटरेस्ट, उसमें से आप उसको डिडक्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ना जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होता है, एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर बना लिया। कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद ना हमारे पास ना जो रिजर्व्स भी आते हैं, उनको हम देखते हैं कि रिजर्व्स की ट्रीटमेंट क्या होगी। अच्छा, रिजर्व्स जो होते हैं ना, ये आप पैसा
कोई अमाउंट जो होता है, जो प्रॉफिट्स हैं, वो एक साइड पे रखते हैं ताकि आप फ्यूचर में कोई काम कर सकें उससे। जैसे आप देखें, आप अगर कुछ अर्निंग करते हैं, कोई सैलरी आप अर्न करते हैं, आप घर के एक्सपेंसेस वगैरह निकालते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत सेविंग भी कर लेते हैं। तो वो जो सेविंग्स होती है ना, उनको कंपनी जो होती है उनके टर्म में हम उन्हें रिजर्व्स कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो एक इंडिविजुअल होता है वो अपनी इनकम में से जो कुछ जो सेव कर लेता है पैसा, उसको कहते हैं कि वो उसकी रिजर्व्स हैं, ठीक है, सेविंग्स हैं। कंपनी उसे रिजर्व्स का नाम दे देती। अब रिजर्व्स जो होते हैं ना, वो दो तरह से क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब वो रिजर्व्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं कैपिटल रिजर्व्स और दूसरे नंबर पर होते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। एक हमारे पास होते हैं कैपिटल रिजर्व्स और एक होते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। ठीक हो गया। अच्छा, जो हमारे पास होते हैं ना कैपिटल रिजर्व्स, बेसिकली ये कब क्रिएट होते हैं? ये होते हैं ड्यू टू चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। कंपनी के जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो चेंज होती है ना, उसकी वजह से होता है। अब ये जो टर्म है कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हमने पहले मैं एक दफ़ा डिस्कस की थी थोड़ी सी, ये अब मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कैपिटल लगा हुआ है प्लस जो डेट लगा हुआ, वो किस प्रोपोर्शन से है, वो कैसा है, कितना डेट है कितना कैपिटल है, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाता है तो उसमें उसकी वजह से ये रिजर्व्स क्रिएट होते हैं। अब ये रिजर्व्स कितनी तरह के होते हैं, कौन से होते हैं, इसकी टाइप्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें सबसे पहले आता है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम का मतलब ये क्या होता है कि शेयर प्रीमियम का मतलब होता है कि आपने शेयर्स इशू किए पब्लिक को, ठीक है। तो जो इशू प्राइस है ना, इशू प्राइस दैट इज ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू आपका मतलब ये होता है नॉमिनल और पार वैल्यू, ठीक है। पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, जैसे आपके पास करेंसी नोट होता है, करेंसी नोट के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है ना, आपके पास अगर 1000 का नोट है तो आपको कैसे पता चलेगा उसकी वैल्यू 1000 है, ठीक है। उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 1000 है। इसी तरह 100 का है, 500 का नोट है, 5000 का नोट है, उसके ऊपर जो वैल्यू मेंशन होती है उस वैल्यू को हम नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो शेयर्स होते हैं उनके ऊपर वैल्यू मेंशन होती है वो कितने डॉलर्स के हैं। फॉर एग्जांपल देखें, आपका एक शेयर जो था उसकी जो वैल्यू थी ना, नॉमिनल वैल्यू, वो $10 थी पर शेयर, ठीक है। तो आपने वही जो शेयर्स हैं वो इशू कर दिए हैं, वो $13 में इशू कर दिए। तो उससे क्या हुआ, $3 आपने एक्स्ट्रा जनरेट किए, कंपनी ने एक्स्ट्रा जनरेट किए। दीज थ्री एक्स्ट्रा डॉलर्स रिसीव्ड बाय द कंपनी इज नोन एज शेयर प्रीमियम, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, शेयर प्रीमियम कहा जाता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है दूसरे रिजर्व्स होते हैं, कैपिटल रिजर्व्स होते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। रीवैल्यूएशन रिजर्व्स क्या होता है कि ये क्रिएट होते हैं ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स। आपके जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनको आपने रीवैल्यू कर दिया। अब उसमें क्या होता है,
रिवैल्यूएशन जो रिजर्व्स होते हैं उसमें आपने जब इसको रिवैल्यू करना है तो वो कैसे होता है? फॉर एग्जांपल आपका एसेट था, उसकी जो नेट बुक वैल्यू है, न्यू वैल्यू जो है आपने उसकी लगाई है कि हमारे एसेट की वैल्यू जो है न्यू वैल्यू वो और है, दैट इज ग्रेटर देन द नेट बुक वैल्यू। जो आपकी बिजनेस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू है ना उसकी, उससे ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपका एक प्लांट था, वो था $40,000 का, लेकिन मार्केट में अब उसकी वैल्यू जो है वो $45,000 होगी। अब आपने एसेट को 40,000 से इंक्रीज करके 45 पे रिकॉर्ड कर लिया, तो जो 5,000 का आपका डिफरेंस आया है, इंक्रीज आया है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट, दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन रिजर्व। दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन रिजर्व, कि आपने एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू किया, नई वैल्यू कैलकुलेट की, नई वैल्यू उसकी एस्टीमेट लगवाया। जैसे नॉर्मली ये होता है, जो आपके प्लांट, ये जो लैंड होती है, बिल्डिंग वगैरह, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। अभी जैसे आप देखें रिसेंटली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने क्या किया था, गाड़ियां उनके पास व्हीकल्स थी, तो रिसेंटली क्या हुआ कि जो इम्पोर्ट थी उस पे सैंक्शंस होने की वजह से, मतलब कि आप पुरानी गाड़ियां वगैरह नहीं मंगवा सकते बाहर से, तो लोकल जो गाड़ियां थी उनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब वो क्या हुआ, उसकी वैल्यू इंक्रीज होने से एसेट की वैल्यू जो है वो रीवैल्यू हो गई, कि जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो इसको कहते हैं कि ये रिवैल्यूएशन रिजर्व है। ये दो कैपिटल स्ट्रक्चर्स आपके पास, ठीक हो गया। अब प्रॉफिट्स, ठीक है, आपके पास जो प्रॉफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें से आप उसको जनरेट करते हैं, हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें ऐड करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स होते हैं उनमें जो प्रॉफिट में एक आपके पास जनरल रिजर्व्स आ जाते हैं। जनरल रिजर्व्स जो होते हैं ना, वो आपके पास जनरल पर्पस है, मतलब आप रिजर्व, प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाल के साइड पे कर देते हैं डिविडेंड देने से पहले, ठीक है। फ्यूचर में आप उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में पर्पसेस क्या हो सकते हैं, कि जैसे आपने कोई लैंड एक्वायर करनी है, कोई और एसेट एक्वायर करना है, परचेज करना है, ठीक है, आपने कोई एसेट रिप्लेस करना है, वो किसी पर्पस के लिए भी यूज होते हैं, जनरल होते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास वो डिविडेंड देने के लिए भी यूज हो सकते हैं फ्यूचर में। अगर आपके पास ना ये हो के आपके पास प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहे, तो आप उसमें से डिविडेंड पे कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसी तरह आपके पास ना जनरल पर्पस रिजर्व्स होते हैं, फिर आपके पास ना स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व जो है, आपकी इंटेंशन है, आप कहते हैं मैं ये रिजर्व रख रहा हूँ, मैं इसके, जब ये मेरे पैसे जो है इसके थ्रू मैं एक नई गाड़ी परचेज करूंगा या बिजनेस प्रेमिसेस को एक्सपेंशन दूंगा, ठीक है, वो स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, वो भी प्रॉफिट में से रखे जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास आते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं, इनको मैं ज़रा आपको बता देता हूँ शॉर्टली यहाँ पर। अभी हम इसकी कैलकुलेशंस भी करेंगे आगे चल के ना, ठीक है। जो रिटेन अर्निंग्स होती हैं ना, ये क्या चीज़ है रिटेन अर्निंग्स? देखें, जो रिटेन अर्निंग्स होती हैं, जब आपके पास प्रॉफिट आ जाता है ना, आफ्टर इंटरेस्ट और प्रॉफिट, सॉरी, आफ्टर टैक्स। फॉर एग्जांपल आपके पास ना वो 1000 का प्रॉफिट आ गया डॉलर्स का, आप इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ट्रांसफर करते हैं रिजर्व्स की तरफ पैसा, टू जनरल रिजर्व्स। फॉर एग्जांपल आपने 200 का ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व में डाल दिए, तो आपने माइनस किया, रिमेनिंग आपके पास प्रॉफिट है गए 800 के। अब 800 में से आपने क्या किया, आपने सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दिया।
प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर एग्जांपल आपने $300 का दे दिया, तो रिमेनिंग आपके पास 700 बच गए। ये जो 700 बच गए ना, ये प्रॉफिट फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है। प्रॉफिट फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए आपके पास ये अमाउंट बच गई। अब इसमें से क्या करना है आपने, लेस आप करते हैं ऑर्डिनरी डिविडेंड दे देते हैं। ऑर्डिनरी डिविडेंड फॉर एग्जांपल आपने पे किया, आपने $400 का पे कर दिया। रिमेनिंग आपके पास जो अमाउंट बच गई वो आपके पास बच गई है 300। अब ये जो रिमेनिंग 300 अमाउंट है, दिस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग या रिटेन्ड प्रॉफिट। इसको कहते हैं कि ये हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है, कि हमने पैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर रखा है, ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। दीज आर ऑल्सो नोन एज रिटेन्ड प्रॉफिट्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ लें। मुस्कान, रिजर्व समझ नहीं आ रहे? अच्छा, रिजर्व्स में देखें, रिजर्व्स में दोबारा पढ़ा रहा हूँ, देख लें इसको। रिजर्व्स जो होते हैं ना, बेसिकली ये हम प्रॉफिट्स जो होते हैं ना उनको एक साइड पे रखते हैं, कुछ बचा के रखती है ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, उसकी जो बेसिकली कंपनी जो होती है ना उसको रन कर रहे होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स होते हैं ना वो ऐसा करते हैं कि उन्होंने प्लान किया होता है कि फ्यूचर में बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। डेफिनेटली उसके लिए आपको पैसा चाहिए, और जो पैसा आपने क्या करना है उसके लिए आप रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, कि आपके जो प्रॉफिट्स आ जाते हैं उसमें से आप प्रॉफिट साइड पे कर लेते हैं कुछ। जैसे ही ऐसे मैंने ये रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह बताई हैं, देखें एंड पे कि आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, उसमें से आप क्या करते हैं कि रिजर्व्स में कुछ पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, कि हमारे पास कुछ रिजर्व्स हैं। वो एक तो रिजर्व्स ये होते हैं, दूसरे नंबर पर आप डिविडेंड देते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, ऑर्डिनरी डिविडेंड देते हैं, और एट द एंड जो बच जाते हैं ये दोनों के दोनों आपके पास रिजर्व्स होते हैं। कौन कौन से रिजर्व्स यहाँ पर, ये जो अभी हमने कैलकुलेशन की, एक तो जनरल रिजर्व्स हैं और उसके बाद आपके पास ये दो रिजर्व्स हैं जो रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं, दोनों ही रिजर्व्स हैं, ठीक है। अब होता यह है कि रिजर्व्स की दो नेचर होती हैं, एक होता है कैपिटल रिजर्व्स होते हैं और एक होता है रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स जो होते हैं वो प्रॉफिट्स में से रखे जाते हैं, ठीक है। हर साल जो प्रॉफिट आता है उसमें से थोड़ा सा पैसा बचा के साइड पे कर लिया जाता है कि फ्यूचर में हम इसको कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज करेंगे या जनरल पर्पस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास होते हैं ना कैपिटल रिजर्व, वो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से होते हैं। उसमें एक होता है शेयर प्रीमियम और एक होता है आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। शेयर प्रीमियम ये होता है कि आपने शेयर्स पब्लिक को सेल किए, प्राइस उसके ऊपर लिखी हुई थी फॉर एग्जांपल $10, और आपने उसको 13 में सेल कर दिया। 100 लिखा हुआ है तो आपने 120 में सेल कर दिया। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप ले रहे हैं ना पार वैल्यू से ऊपर, दैट इज नोन एज शेयर प्रीमियम। उसे हम क्या कहते हैं, शेयर प्रीमियम कहते हैं। दूसरे नंबर पर है रिवैल्यूएशन रिजर्व, कि आपके एसेट जो होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है, ठीक है। आपने उसको नई वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, तो पुरानी वैल्यू फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अज्यूम किया था कि आपकी 40,000 की वैल्यू है किसी एसेट की, नॉन करंट एसेट की, आपने उसको रीवैल्यू करवाया तो वो 45 पे चलेगी, तो $5,000 जो है वो इंक्रीज आ गया। तो ये $5,000 जो इंक्रीज आया है, दिस इज नोन एज रीवैल्यूएशन रिजर्व। इसकी कैलकुलेशंस, इसकी कैसे ट्रीट करना है, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे, ये थियोरेटिकल चीजें हैं यहाँ तक। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हम चलते हैं आगे ना कैलकुलेशंस की तरफ, कि कैलकुलेशंस कैसे करनी है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा, हाँ जी मुस्कान, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो रिटेन अर्निंग्स ही होती हैं, जिनको आपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ओके, ओके।
अब यहाँ पर ना मैं आपको ना क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन जरा देखें और उसको हम आगे करते हैं, फर्दर कैलकुलेशंस आपको वहां से समझ आ जाएंगी। कैसे देखें, ये रिव्यू क्वेश्चन है, आपको नजर आ रहा है 20.1, ठीक है। अब इसमें ना जो आपको वो कहता है कि जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी बनेगी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर बनवाता हूँ आपको ना कि कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जैसे हमने सोल ट्रेडर के लिए पढ़ा था वैसे ही है ये भी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर भी हम इसके लिए भी, कंपनी के लिए भी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं देखें। इसमें पहले चीज़ नंबर वन थिंग विल बी द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो है वो नॉर्मली सेम बनती है, एक टैक्स उसमें नया ऐड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक हो गया। और उसके बाद देखें आपके पास जो स्टेटमेंट आती है ना थर्ड नंबर पर, वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आती है। ये तीन चीज़ें हम यहाँ पर बनाते हैं। तो सिर्फ ये होता है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी सेम ही बनेगी, उसमें कोई एज सच स्पेसिफिक चेंजेस नहीं है। जो हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसको हम ट्रांसफर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, बस बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। अच्छा, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको करवाता हूँ कि आपने कैसे कैसे इसकी सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखें जो क्वेश्चन है ना हमारे पास ना, क्वेश्चन नंबर 20.1 है। क्वेश्चन नंबर 21.1 में उसने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर ईच ऑफ द 3 years, 3 साल के लिए बनाना है, एंडिंग एट 31 दिसंबर 2006, 7 एंड 9 8, ठीक है। 3 साल के लिए आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना लेते हैं 20.1, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक हो गया। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो नॉर्मली कॉलम्स होते हैं वो आपको मैं पहले बनवा देता हूँ, आपने ये कॉलम बना लेने पहले, ठीक है। अब ये कौन कौन से कॉलम्स होते हैं, नंबर वन जो है वो आपने यहाँ पर ना डिटेल्स लिखनी होती हैं, पहला कॉलम भी होता है डिटेल का, ठीक है। नंबर टू हमारे पास जो कॉलम होता है वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सेकंड होता है। जो थर्ड हमारे पास कॉलम होता है वो हमारे पास आता है रिटेन्ड अर्निंग्स का, फिर हमारे पास आता है जनरल रिजर्व का, ठीक हो गया। ये हमारे पास है कैपिटल, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आपने इस तरह कॉलम बना लेने, ठीक है। अब यहाँ देखें उसने कहा है कि हम अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं जो फॉर 2000 एंड आपके पास ईयर है 6, 2006 के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे विल स्टार्ट फ्रॉम बैलेंस ब्रॉट डाउन,
कहाँ से स्टार्ट करना है? बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जनवरी 2006 को हमारे पास बैलेंसेस कितने थे चीजों के, ठीक है। उसमें देखें, उसने कहा कि गैलोवे लिमिटेड स्टार्टेड इन बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2006। जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2006 को, इसका मतलब है ब्रॉड डाउन बैलेंसेस उसके पास कोई भी नहीं होगा। उसने कोई पीछे से चीज इसके पास आगे ट्रांसफर नहीं हुई, क्योंकि बिजनेस ही अभी स्टार्ट हुआ है, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन जो होंगे वो जीरो होंगे। कहता द कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल। अब देखें, उसने कहा रजिस्ट्रेशन हुई है, ऑथराइज्ड कैपिटल है 400,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच, ठीक है। आउट ऑफ विच द कंपनी हैज इशूड 300,000 शेयर्स। इशूड कैपिटल कितना? 300,000 शेयर्स। अब उसने ये नहीं बताया कि उसमें से कितने पैसे आ गए, कितने लोगों को आपने कॉल की, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है, एरियर में कितना है। इन सिंपल वर्ड्स उसने जो इशू किया वो सारे का सारा आपके पास कैपिटल आ गया। अच्छा देखें, जब आप ये जो शेयर्स हैं, उसने कहा कि शेयर्स इशू किए हैं आपने 300,000 डॉलर्स की जब आप शेयर्स इशू करेंगे ना, तो आपके पास जो 1 जनवरी होगी 2006 को, उसमें आप एक जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री क्या करेंगे कि आपके पास जो अमाउंट है वो डेफिनेटली कैश की सूरत में आएगी या बैंक बैलेंस की सूरत में। आपने शेयर्स इशू किए हैं, 300,000 शेयर्स इशू किए हैं, और शेयर की वैल्यू उसने ये नहीं बताई कि कितनी वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू पे इशू होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने $300,000 रिसीव किए हैं, ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज जस्ट लाइक जो एंट्री होती थी ना बिजनेस स्टार्ट करने की, ये वैसी ही एंट्री है, जर्नल एंट्री है। क्रेडिट में क्या करेंगे? क्रेडिट में हम कैपिटल क्रेडिट करते हैं जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पर ना शेयर कैपिटल कर लेते हैं। शेयर कैपिटल 300,000 का। अब ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ये कौन से हैं आपके पास? ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है आपका ये, ठीक है, 300,000 का। अब आप क्या करेंगे? आपने यहाँ पर न्यू शेयर्स इशू जो किए हैं ना, वो यहाँ लिखेंगे, न्यू शेयर्स इशूड। एक तो आपने शेयर्स इशू किए हैं ऑर्डिनरी शेयर, तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हो गया है कितने से? 300,000 से। ये आप ऑर्डिनरी शेयर के कैपिटल के कॉलम में लिख लेंगे, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के कॉलम में, कि आपका शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज हो गया? 300,000 से। उसने कहा इन एडिशन, इसके अलावा ये हुआ, द कंपनी हैज आल्सो इशूड 100,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखें, जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसके आगे ये नहीं लिखा कि वो कितने साल बाद वापस कर देने हैं। इसका मतलब है कि ये परमानेंट पार्ट है बिजनेस का, ये फॉर एवर बिजनेस में रहेंगे। जब ये फॉर एवर बिजनेस में रहेंगे तो ये कैपिटल का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लिखेंगे। और उसने कहा है कि आपने जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं उसके अगेंस्ट आपने कितनी अमाउंट रिसीव की है? आपने 100,000 शेयर्स इशू किए हैं ऑफ $1 ईच। इट मीन्स कि आपने $100,000 की अमाउंट रिसीव की है, और आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो कितने से क्रेडिट हो गया? वो आपके पास $100,000 से क्रेडिट हो गया। जर्नल एंट्रीज ऑल दो दे आर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक तो बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 1 लाख से। दूसरे नंबर पर बिजनेस का शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 100,000 से। तो आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स के सामने इसको लिख देंगे। जो ये एंट्री हुई है इसकी वजह से ना तो रिटेन अर्निंग्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही जनरल रिजर्व पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद उसने नेक्स्ट कहा है, उसने कहा द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द गैलोवे लिमिटेड इज अवेलेबल। कहता प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना टैक्स नहीं दिया हुआ, ठीक है, टैक्स नहीं दिया हुआ, तो उसने प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दे दिया है। तो हम इसको यहाँ पर ही लिखेंगे कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो कितना आया?
हम उसको ज्यूम करते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, बिकॉज टैक्स इज नॉट गिवन, दैट वुड बी जीरो। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट में से इसमें से आप टैक्स माइनस करेंगे तो वो जीरो अमाउंट ही आएगी। तो वो आपके पास टोटल 49,800 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो हम एज इट इज इसको लिख लेते हैं। अब देखें जो प्रॉफिट होता है ना फॉर द ईयर, वो रिटेन्ड अर्निंग्स में जाके ऐड हो जाता है। वो कहाँ जाके ऐड हो जाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। अब ये जो प्रॉफिट होगा पहले साल का, हम इसे रिटेन अर्निंग्स में जाके 49,800 लिख लेते हैं। पुराने साल का कोई प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं था क्योंकि बिजनेस इस साल स्टार्ट किया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपके पास ना उसने कहा है कि 2007 का प्रॉफिट दिया है, 8 का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसको हम अलहदा रखेंगे। अब हमारे पास ना उसने सेकंड एडजस्टमेंट ये बताई, उसने कहा प्रेफरेंस डिविडेंड वर पेड। आपने प्रेफरेंस डिविडेंड क्या किया? पेमेंट कर दिए। ये वर्ड याद रखिएगा, पेड हुआ है फॉर ईच ऑफ द 3 इयर्स, हर साल पे हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड आप कैलकुलेशन नीचे कर लें कितनी है। प्रेफरेंस डिविडेंड है 8%। आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का है और उस पे आपने डिविडेंड देना है कितना? 8%। और जो आपके पास यहाँ पर ऊपर एग्रीमेंट में है, ठीक है, तो ये आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बनेगा 8,000 का। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ना ऑर्डिनरी डिविडेंड जो है, ऑर्डिनरी डिविडेंड वर प्रपोज्ड। अब प्रपोज्ड का मतलब ये है कि पेमेंट नहीं हुई। क्या हुआ? पेमेंट नहीं हुई। 2000 जो 6 है उसमें 6% प्रपोज हुआ है। 7 और 8 के लिए जो प्रपोज हुआ है वो 8% है। ठीक हो गया? तो जो प्रपोज डिविडेंड होता है उसकी पेमेंट नहीं, उसको आप यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नहीं लिखेंगे, उसको सिर्फ आप डिस्क्लोजर देंगे। उसको क्या करेंगे? डिस्क्लोजर देंगे, नोट दे देंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के नीचे। ठीक है, कि ये प्रपोज हुआ है। अब होता क्या है कि इसको हम क्यों नहीं ट्रीट करते? रीजन ये है कि हम इसे ट्रीट क्यों नहीं करते, वजह क्या है हम इसे यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्यों नहीं लेते, उसकी रीजन सुन लें। रीजन उसकी ये है कि जो डिविडेंड होता है ना, बेसिकली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैलकुलेशंस वगैरह करके वो डिविडेंड प्रपोज करते हैं। प्रपोज जब हो जाता है वो डिविडेंड, वही प्रपोजल चला जाता है जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना उसके अंदर। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर्स आते हैं, वो उस प्रपोजल को कंसीडर करते हैं और उस प्रपोजल को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। जैसे कि 2006 में 6% उन्होंने कहा है कि हम ऑर्डिनरी डिविडेंड प्रपोज किया है कि हम देना चाहते हैं 2006 के लिए। 31 दिसंबर को अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब मीटिंग होनी है अगले साल जाके, मार्च में जाके, तकरीबन 2-3 महीने बाद होती है एजीएम। वो लीगल एक टाइम पीरियड होता है, उसके मुताबिक होती है। तो वो 2007 में जाके उसकी अप्रूवल होगी मीटिंग में, और उस अप्रूवल के बाद क्या होगा कि पेमेंट होगी। इसलिए 2006 में उसको सिर्फ प्रपोज किया गया। हो सकता है कि मीटिंग में जाए तो डायरेक्टर्स रिजेक्ट कर लें, इसलिए हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में उसे माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे प्रपोज डिविडेंड की। इसी तरह जो 7 में प्रपोज होगा उसको 2007 में हम नहीं लिखेंगे बल्कि 8 में जाके उसको हम लिखेंगे, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड हर साल पे करना है। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास जो डायरेक्टर्स हैं ना, डायरेक्टर्स आल्सो डिसाइडेड टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। उन्होंने कहा, डायरेक्टर्स ने कहा कि जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर करें 8,000 इन 2006। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आपने ट्रांसफर कर देने, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स में आप अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। अब ये जो ट्रांसफर होगा, ये देखें कितनी अमाउंट है। उसने कहा 2006 में आपने ट्रांसफर करने हैं 8,000। तो रिटेन अर्निंग में से इसे माइनस कर लें और इसे जाके जनरल रिजर्व में 8,000 लिख दें, ऐड हो जाएगा। ठीक है, जनरल रिजर्व्स आपके इंक्रीज हो गए, आपकी रिटेन अर्निंग्स जो है वो रिड्यूस हो गई।
ओवरऑल इक्विटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अगर हम यहाँ पर टोटल का कॉलम बनाते हैं ना, टोटल का, तो हमारे पास जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, वो जीरो है, कुछ भी नहीं है। जो आपने दो तरह के शेयर्स इश्यू किए हैं उसका बैलेंस है $400,000, वो आ गया। आपके प्रॉफिट जो हैं वो भी आपके टोटल में भी इंक्रीज होंगे, रिटेन अर्निंग्स में भी इंक्रीज हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जो रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व में पैसा गया, क्योंकि वो ऐसा ही है कि आप एक पॉकेट से पैसे निकाल के दूसरी पॉकेट में डाल रहे हैं, आपके पास तो प्रॉपर्टी उतनी रहनी है, आपके पास तो कैश उतनी रहनी है, तो बिजनेस की इक्विटी चेंज नहीं होती इस ट्रांसफर की वजह से। सिर्फ इक्विटी का आइटम, एक आइटम से कम हो रहे हैं, रिटेन अर्निंग्स कम हो रही है और जनरल रिजर्व में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि टोटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम उसके बाद लिखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। अब आपने ये याद रखना है कि ये वर्ड में यूज कर रहा हूँ पेड, कि हमने 2006 में प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे किया है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो पेड है 2006 में, वो हमने पेमेंट करनी 8000 की। तो ये 8000 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे रिटेन अर्निंग्स में से और माइनस कर देंगे टोटल के कॉलम में से, क्योंकि प्रॉफिट बिजनेस के अंदर से पैसा चला जाएगा जब पेमेंट होगी। ठीक हो गया। तो इक्विटी भी उससे कम हो जाती है। जैसे नॉर्मली जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते थे तो हम उसको डिडक्ट करते थे, ड्राइंग्स, कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर कंपनी में ड्राइंग्स होती नहीं है तो डिविडेंड ही होता है। तो डिविडेंड जब विड्रॉ हो जाता है वो ड्राइंग्स ही होती हैं एक तरह की, ठीक है, लेकिन हम इनको ड्राइंग का नेम नहीं देते। फिर हम ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड हम लेते हैं। ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड जो होगा वो 2000 एंड इसमें 6 में कुछ नहीं होगा आपका। 2006 जो होगा उसमें प्रपोज डिविडेंड आ जाएगा, प्रपोज्ड ऑर्डिनरी डिविडेंड। प्रपोज कब हुआ है, 2006 में। अब देखें उसने क्या कहा है कि आपने कितना देना है, 8000 डिविडेंड देना है, $8000 का। ये 2006 में प्रपोज हुआ है और पेमेंट कब होगी, विल बी पेड इन 2000 एंड विल बी पेड इन 2007। 2007 में उसकी पेमेंट होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड जो है वो कोई अमाउंट नहीं आएगी। ठीक हो गया। अब ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ना आपने 2006 के अकाउंट्स जो हैं उनको कर देना है क्लोज। ठीक है। तो 31 दिसंबर जो है ना वो 2020 को बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेंगे। बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया है, ये आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल $300,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल $100,000 का। आपके पास जो कैपिटल कितना, रिटेन अर्निंग्स कितनी रह गई हैं, आपके पास रिटेन अर्निंग्स थी टोटल 49,800 की, और उसमें से आपने क्या किया, 800 एक माइनस कर लिया और 8000 एक माइनस किया और दूसरा डिविडेंड जो पे किया, तो रिमेनिंग आपके पास आ गए 33,800 के, आपके पास रिटेन अर्निंग्स आ गए। इसी तरह जनरल रिजर्व्स टोटल 8000 के क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब हमारे पास हम टोटल में देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, 441,800 ये आपके पास टोटल कैपिटल आ रहा है। अब आप इसकी कैलकुलेशन वर्टिकली करें टोटल के कॉलम की, या आप हॉरिजॉन्टली कर लें, दोनों में कैलकुलेशन ये सेम आएगा। आप चाहे कैलकुलेशन हॉरिजॉन्टल करें चाहे वर्टिकल करें। ठीक हो गया, इज दैट क्लियर? ठीक है। अब सेकंड ईयर की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जब आप बनाएंगे ना, तो आपने क्या करना है, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा ना वो आपने यहाँ से आगे शुरू करना है। ठीक है। फॉर 2007 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है गया। आपने 1 जनवरी 2007 का बैलेंस लेना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसमें आपका ऑर्डिनरी
उसमें आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल 100,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 33,800 रिटेन अर्निंग, 8,000 के आपके जनरल रिजर्व, टोटल 141,800। ठीक हो गया, ये हो गया। अब आपके पास उस साल अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। आपने इसके आगे ना फिर बाकी सारा पैटर्न सेम ही ऊपर वाला यूज़ करना है जो मैंने ऊपर यूज़ किया है, कि आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करना है, वो उसमें ऐड कर देना है, दूसरे साल का प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आपका ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व्स हैं, ये भी आपने एज इट इज़ लिख लेना है, दूसरे साल के लिए कितने रिजर्व्स में ट्रांसफ़र किए हैं। और फिर आपने क्या करना है, डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड पेड निकालना है, कि आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पेड कितना है वो भी आपने देखना है। ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड, अब यहाँ पर ऑर्डिनरी डिविडेंड पेड जो होगा ना, वो 2007 में पे होगा, जो 2006 वाला डिविडेंड है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो हमारे 2006 में जो डिविडेंड, ऑर्डिनरी डिविडेंड जो प्रपोज हुआ था, वो हमारे पास कैलकुलेट ये था 2008 का, सॉरी $8,000 ये ऊपर गिवन है। ये वाला जो डिविडेंड है ये आप यहाँ पर पे करेंगे, तो आपका रिटेन अर्निंग्स जो होंगी उसमें से 8,000 आप माइनस कर लेंगे, जो आपका ऑर्डिनरी डिविडेंड है, और यहाँ पर टोटल में से भी ये 8,000 माइनस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, आपने सेम कैलकुलेशंस करनी है। ठीक हो गया, और क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, और उससे अगले साल का आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 2007 की 8 की बन जाएगी। एक तो आपने ये इसको कंप्लीट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। दूसरे नंबर पर आपने ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी आपका होमवर्क है, आपने ये करना है। ठीक है, ये दो वाले को दो क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है इससे आगे। ये मैं थोड़ी देर तक अपलोड कर देता हूँ गूगल क्लासरूम में ये सारी चीज़ें, और फिर इंशाल्लाह कल हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक हो गया। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।